हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो नितिन और प्रशांत है ना, दो, ये मारकपुर के बहुत बड़े शैतान बालक हैं। पूरा गांव परेशान है इन दोनों से। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टुडे इज माय टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसको कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी, लेकिन इसके अंदर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको सारे फॉर्मूले बता दूं कि ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये मिड फॉर्मूला होता है, तो ये सारी चीजें, या एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला होता है, तो नहीं। हम एक्सरसाइज में, जो पहली एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले लगने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उसमें लगने वाला है एक्सरसाइज 7.1 में, हम उसी को पढ़ेंगे। फिर हमारी एक्सरसाइज जब 7.2 शुरू होगी तो उसका जो भी फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले पर वो आधारित होगी, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था, सेम उसी कंडीशन में हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो है आपको ये बताना होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा सकता हूँ, मिड फॉर्मूला पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है एक्स निर्देशांक या भुज। अगर आपसे पूछने लगेगा एक्स निर्देशांक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा समझने के लिए। एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को आप भुज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भुज। एक्स निर्देशांक या भुज। तो आप इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने हैशटैग लगा के एक्स निर्देशांक, जिसको आप कहते हैं भुज। तो आप इसमें बताएं किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी को, किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी को उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ पे किसी बिंदु की, किसी बिंदु की, आपको दिखाया गया किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी को, दूरी को उस दूरी को आप बता सकते हैं उस बिंदु का, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या एक्स एक्स निर्देशांक कहते हैं। एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक या ब्रैकेट में डाल लेंगे आप भुज कहते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमारी समझ में ये आ गया, अभी समझाएंगे। दूसरी चीज आपने एक और देखेंगे यहाँ पे, वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक जिसे आप बोलते हैं कोटि, वाई निर्देशांक या कोटि। तो हम यह लिखेंगे किसी किसी बिंदु की, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को एक्स अक्ष से दूरी को उस बिंदु का वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो चीज आपने देखी। अगर आपसे पूछे एक्स निर्देशांक, जिसको आपसे कहा भुज, तो आपने भुज को बता दिया कि एक्स एक्स की जो दूरी होती है, जो वाई एक्स से, आपने देखा किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी को उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहते हैं, वाई एक्स से दूरी को। और अगर आपने एक्स एक्स से दूरी को, तो आप एक्स एक्स से निर्देशांक बोलते हैं। अगर वाई एक्स पर स्थित, इसमें आप कहेंगे एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अगर बात करते हैं एक्स एक्स पर स्थित, यहाँ पे आप एक बार और देखिए, एक्स एक्स पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं बेटा एक्स कॉमा जीरो,
और अगर यही चीज आपसे पूछने लगे कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो ध्यान से देखना बेटा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, वो आपको मालूम हुआ, वो हो जाएगा आपका 0,y। ये दिमाग में लगाना। अब आपको मान लो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे दो ये है हमारा, एक ये कार्तीय तल बता दिया हमने, यानी कार्टेशियन प्लान जो हमारे कार्तीय तल है, तो हमने इसको बता दिया ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये होता है ओ, ये होता है हमारा वाई एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश अक्ष। अगर वो कह रहा है एक्स अक्ष में, देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित पूछ रहा है, तो वाई की तरफ को तो जाएगा ही नहीं, वाई तो उसका 0 होना है। अगर वो कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित, तो अगर y अक्ष पर स्थित पूछ रहा है किसी बिंदु के निर्देशांक, तो फिर y अक्ष पर ही होगा, फिर x अक्ष पर नहीं जाएगा, तो वहां पे x 0 हो जाएगा, ये 0,y। तो इसे समझना, ये तुम जो ना आसानी से समझ सकते हो, बहुत सिंपल है समझना। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके पास ये काटते तल यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है एक x है, एक x अक्ष है, ये हमारा कौन सा अक्ष होता है बेटा, x अक्ष होता है। ये कौन सा अक्ष होता है, x डैश अक्ष होता है। ये हमारा y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है। ये ध्यान से देखना। अब कंडीशन ये है कि देखो पहले, सबसे पहले आप इसको देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, अगर x अक्ष पर स्थित पूछ रहा है तो बेटा x अक्ष पर ही तो होगा, यानी जो भी जाएगा वो x अक्ष की ओर जाएगा, तो y की तरफ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y पे मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक x अक्ष की है, एक y अक्ष की है। अगर मैं x अक्ष की ओर जाऊंगा तो y मेरे लिए क्या हो जाएगा, 0। तो जो वहां पे x अक्ष, तो इसी कंडीशन में आप कहेंगे x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे x, 0। क्या हो जाएंगे, x, 0। लेकिन अगर y अक्ष की ओर जाने लगे तो फिर y की ओर जाएगा, लेकिन x क्या हो जाएगा, 0, तो 0,y होंगे, वहां पे क्या हो जाएंगे, 0,y। तो अब आप इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, चलते रहिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बाकी चीज आप अपनी बुक में जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, अपनी बुक्स में जाकर जो उसका इंट्रोडक्शन आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें क्या क्या चीज दी हुई है। अब हमारे पास है चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह, यानी आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है अगला प्रोसेस है, यहाँ पे ये हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे रहने देना जो आपको दे रखा है। दूसरे नंबर पे हमारा है चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह। चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह। अब इसमें क्या कहेंगे, इसको कहेंगे साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट और किसका, इन क्वाड्रेंट। ये तो यह साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट में जो आप देखेंगे क्या क्या साइन, इनका साइन का क्या क्या प्रोसेस होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्स होता है, ये आपका ओ होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ओ होता है, वाई डैश होता है। ये होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले में जो आपका एक्स होता है, देखो इधर को जो एक्स एक्स होता है वो भी प्लस में होता है, तो प्लस हो गया, और वाई की तरफ को जाएगा वो भी प्लस में होगा, तो इसमें दोनों के दोनों यानी भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस, दोनों प्लस। अब इसमें एक्स एक्स तो माइनस की ओर होगा, ध्यान से देखना, वाई एक्स जो प्लस की ओर होगा, तो ये प्लस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे एक्स डैश भी माइनस में होगा, वाई डैश भी माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। यहाँ पे एक्स जो होता है प्लस में होगा, ये रहा, और वाई डैश नीचे को आ रहा है तो वो माइनस में होगा, ये हो गया। तो ये साइन, यानी जो आपने इसमें देखा साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट के अंदर आप देख रहे हैं, तो इसलिए आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखने लगे प्रथम चतुर्थांश में, अगर मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम x, ये तो आपको मालूम है, इन चार भागों को चतुर्थांश कहते हैं। दोनों अक्ष x o x डैश तथा y o y डैश समतल को चार भागों में विभाजित करती है, यानी ये x o x डैश y o y डैश इसी समतल को चार भागों में डिवाइड करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं x o x डैश तथा y o y डैश समतल को, जो आपका समतल है, समतल को चार भागों में, समतल को चार भागों में विभाजित करती है। चार भागों में विभाजित, विभाजित का मतलब बांटना, बांटती है, विभाजित करती है।
जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, यानी क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक भाग इसमें क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? क्वाड्रेंट। इसमें से प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है इन चारों भागों में। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर x ओ x डैक्स है, यानी x ओ x डैक्स में अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो पहले ऐसे डाल देना, प्रथम डाल देना यहाँ पे। तो प्रथम चतुर्थांश में जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है में एक्स भी जो 0 से बड़ा होता है, यानी x ग्रेटर देन 0 और y भी 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब दोनों के दोनों साइन प्लस प्लस के होते हैं। आप इसे ये दिखा सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 और y भी 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब उसका जो साइन होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो दोनों प्लस प्लस के होंगे। लेकिन दूसरे के अंदर क्या होता है? दूसरी का चीज को समझिए, द्वितीय चतुर्थांश में x जो है वो लेस देन होता है 0 से, x छोटा होता है मगर y जो है वो बड़ा होता है 0 से। तो इसका मतलब जब x 0 से छोटा होता है माइनस का होगा और y 0 से बड़ा होता है तो प्लस का होगा, तो इसके अंदर माइनस और प्लस होंगे। तीसरे कंडीशन में आप समझिए, तृतीय चतुर्थांश में x भी 0 से छोटा होता है और y भी 0 से छोटा होता है। जो भी 0 से छोटा होता है वो नेगेटिव में होता है, तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों माइनस में होंगे, उसका भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस। और इसके बाद फोर्थ बच रहा आपका चतुर्थांश में x जो है वो बड़ा होता है 0 से और y जो है वो छोटा होता है बेटा 0 से। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो x है वो प्लस का होगा, y माइनस का होगा। तो इसमें जो x एक्स को कहा जाता है भुज कहा जाता है और y एक्स को जो है कोटि कहा जाता है। आपको मैंने बता दिया है, जो आपका x एक्स होता है उसको भुज कहते हैं, जो y एक्स होता है उसको कोटि कहते हैं। ये प्रोसेस था भी, तो केवल मैंने आपको इसको अब समझने की कोशिश करें। x निर्देशांक, यानी जो x निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है, जो y निर्देशांक होता है वो कोटि होता है। तो ये जो x एक्स है ना, जो x एक्स की तरफ को जो भी नापी जाएगी, जो भी x एक्स की तरफ दूरियां होंगी वो आपका भुज होगा, और जो y एक्स की तरफ को दूरियां होंगी वो आपका कोटि होगा। तो x एक्स की ओर भुज होता है, y एक्स की ओर जो कोटि होता है। तो ये आपने देखा। दूसरी कंडीशन में आपने देखा x एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। अगर x एक्स पर पूछ रहा है तो फिर y की तरफ नहीं जाएगा वो, आपको बताइए x एक्स और y एक्स दोनों मिलेंगे यहाँ। जो x एक्स की ओर जाएगा तो वो x एक्स की ओर जाएगा, y उसके लिए 0 हो जाएगा। तो जो निर्देशांक है, जो हमारे बिंदु हो जाएंगे वो हो जाएंगे x, 0। लेकिन कोई अगर y की तरफ को जा रहा है तो फिर x 0 हो जाएगा, क्योंकि x की तरफ को जाएगा नहीं, तो y x की ओर जाएगा तो फिर x 0 मानना पड़ेगा। तो फिर वहां पे जो हो जाए 0, y, यानी x की ओर वहां पे 0 हो जाएगा, x का मान वहां पे 0 हो जाएगा और y का मान y रहेगा। तो y x के लिए जो है, y x के लिए जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो 0, y होंगे, और x x के लिए जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x, 0 होंगे। ध्यान से सुनना, इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर मैंने बताया चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह क्या होते हैं। चतुर्थांशों में निर्देशांकों के जो चिन्ह होते हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट। साइन यानी कैसे साइन होते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर कैसे साइन होते हैं। तो ये साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में किस तरीके के साइन दिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर x ओ x डैश, ये x ओ x डैश और y ओ y डैश समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। ये एक समतल होता है, इसे 4 भागों में बांट देती है, जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट कहते हैं। तो सिंपल मैंने बताया, मैंने जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये चतुर्थांश। अब इसमें भी 4 भागों में आपने देखा है कि अगर x का जो आपका मान है प्रथम चतुर्थांश में, अगर x जो है, x का मतलब भुज अगर 0 से बड़ा है और कोटि भी 0 से बड़ा है, तो x का मान भी 0 से बड़ा तो प्लस में होगा, और y का मान भी 0 से बड़ा तो भी प्लस में होगा। तो पहले चतुर्थांश के अंदर जो होंगे वो प्लस और प्लस होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, प्लस और प्लस होंगे। ऐसे आपने दूसरे को देखा, ऐसे तीसरे को, ऐसे चौथे को, ऐसे पांचवे को। अब हम चलते हैं बेटा आगे। आगे में हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है बेटा आगे हमारे पास? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज की क्लास में बेटे ये चीजें समझनी जरूरी थी, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इसको समझना जरूरी था। मैं चाहता तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता के फौरन जो है आसानी से आपके क्वेश्चन की एक्सरसाइज लगा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पहले आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन बताना जरूरी था। उसके बारे में जो सिंपल सी क्लास थी वो देनी जरूरी थी, जिससे जो आपको पता लग जाए कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसी से
आने वाले हैं। तो आप इसको बहुत सिंपल से तरीके से आप समझ सकते हैं और बिल्कुल तरीका भी। अब आता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मतलब होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखना बेटा, तीसरे नंबर पे हमने लिया है इसको दूरी सूत्र, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको मालूम है, देखो x यानी बिंदु ए, आपको मालूम है यदि बिंदु ए, मान लीजिए बिंदु ए और बी दो बिंदु है, मान लीजिए पी ए और बी दो दिए गए दो बिंदु है, ऐसा मान लीजिए, माना ऐसे मानिए दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु ए व बी दो बिंदु हैं, दो बिंदु जिनमें से प्रत्येक के निर्देशांक, जिनमें बिंदु ए वो आपका x1 y1 तथा बिंदु बी वो है आपका x2 y2। ये मान लो दो बिंदु आपको दे रखे हैं, एक ये है दूसरा ये। अब इनके बीच की दूरी बस डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल लेंगे यहाँ पे। तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा उसे आप समझने की कोशिश करिए। मान लो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से बना के आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये बिंदु यहाँ ए रखा है, ये कोई बी है, ये एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर है? अलग अलग दूरी पर है। मान लेना एक एक गांव है, एक गांव की दूरी है, एक दूसरे गांव की दूरी है, दोनों अलग अलग गांव है। तो एक की जो कोऑर्डिनेट है ये, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और दूसरे वाले के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। अब ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो इसको बोलते हैं बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होगा, बीच की दूरी को जिसमें आप ए बी भी कह सकते हैं और डी भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैं ए बी के रूप में बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना, और फिर इसके ऊपर बेटा स्क्वायर रूट लगा देना। अगर ये नहीं है तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला को डी से भी दिखा सकते हैं, बट ए बी से भी दिखा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि x2 में से x2 को ही घटाएं, आप दोनों में से कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। y2 में से y1 को भी घटा सकते हैं, x2 में से x1 को भी, x1 में से x2 को भी। ये आ गए। तो एक, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई बिंदु मूल बिंदु यानी 0,0 से किसी बिंदु के बीच की दूरी अगर निकालने की बात करें, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं मूल बिंदु का आपने कहा 0,0। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। तथा एक बिंदु जो अगला है उसको आपने कुछ और दे दिया, उसने ए कह दिया, बी जो भी है उसका, वो है आपका x, y, चलो इसे x, y मान लो, के बीच की दूरी, मूल बिंदु तथा इसके ए के बीच की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे? के बीच की दूरी। तब आपके इनमें बीच की दूरी अगर निकालने लगे तो सीधा सीधा प्रोसेस, स्क्वायर रूट, बस x का स्क्वायर कर दीजिए और आप यहाँ पे y का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिंदु आपकी नजरों में एक ही होगा। कितना होगा बेटा? एक। तो तब आपका ये वाला फॉर्मूला वहां पे लग जाएगा। ये आपके दो फॉर्मूला में से कोई सा भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो नीचे वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दो फॉर्मूले यहाँ पे निकल कर आए, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। लेकिन नोट, आपको एक चीज नोट में यहाँ पे याद करनी है, लिखनी है, कि दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी
ऋणात्मक, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे आप यहाँ पे, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। जितनी भी आप दूरी लेंगे, दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आप एक और एक चीज और लिखना है यहाँ पे, दूसरा जब आपने ये डाल ही दिया नोट, तो एक नोट में किसी भी नेगेटिव नंबर या किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा कैसा होता है बेटा? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम कह सकते हैं हमेशा धनात्मक होता है। ये आ गया। तो आपने देखा दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, और किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, किसी भी संख्या का, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी संख्या का वर्ग चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक ही होता है, पॉजिटिव। अगर मैं कहूं -2 का स्क्वायर बताओ बेटा, तो -2 का माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और मैं कहूं बेटा 2 का स्क्वायर बताओ, तो 2 का स्क्वायर भी 4। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि नंबर चाहे नेगेटिव हो, नंबर चाहे पॉजिटिव हो, नंबर चाहे नेगेटिव हो, नंबर चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाए या किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाए, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपका बताया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने का मतलब है -2 की -2 में मल्टीपल है, और माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। इसलिए आपसे कहा गया किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये मैंने दो नोट में लिखा दिया आपको, दोनों चीजें आप आसानी से इनको समझने की कोशिश करेंगे। आगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है आगे जो तुम्हारी समझ में नहीं आए। अब बात करते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, काफी सारा जो है इसमें प्रोसेस है। तो अभी हमने इसमें यहाँ पे आया, अब बात करते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है? मान लीजिए आपको कोई किसी भी ट्रायंगल्स के 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब ये सुनने की चीज है, अब ये तुम सोचोगे कैसे कैसे, सुनने की चीज है। यहाँ पे मान लो कोई ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे, ए बी सी, और आपसे कह रहा कि उनसे बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा। यानी आपसे कह दिया बिंदु इतना कोमा इतना और इतना कोमा इतना और इतना, 3 बिंदु आपको कोई भी दे दिए, और उनसे बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा। अब त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं? त्रिभुज के मैं टाइप्स बता रहा हूं। सबसे पहले होता है 1 2 3, 3 टाइप्स के मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे एक होता है समबाहु त्रिभुज, कैसा होगा बेटा? समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अभी मैं आपको बता रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये सबसे पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर हो। मान लो अगर ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, यानी उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड तो बराबर होती है, यानी ये 10 10 है, और एक साइड उसकी कुछ भी होती है, ये रही। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो, तीसरी साइड बराबर ना हो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी विषमबाहु त्रिभुज, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज स्केलैन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्केलैन ट्रायंगल। ध्यान से देखना, अगर ये 10 है, ये 8 है और ये 3 है, आप ऐसे मान लीजिए किसी भी डिफरेंस है, तीनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए। तीनों साइड अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है तो उसको बोलते हैं स्केलैन ट्रायंगल। स्केलैन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज। तीनों टाइप के त्रिभुजों को मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये समबाहु है विषमबाहु है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी, ऐसे ही आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखना, अगर आपने इस टाइप के कोई 3 कोऑर्डिनेट ले लिए, तीनों कोऑर्डिनेटों में आप पहले 2 बिंदुओं के साथ एक बीच की दूरी निकालते हो। मान लेना आपके पास ए है, बी है और सी है। पहले आप निकालो ए बी के बीच की दूरी, चलो जी। फिर आप निकालो बी और सी के बीच की दूरी, चलो जी। फिर निकालो सी और ए के बीच की दूरी। अब ये तीनों देखो, तीनों दूरी निकाल ली। अब देखो कितना कितना आया, ध्यान से देखना। इसकी बीच की दूरी निकल कर आया 4 इकाई आया, 4 यूनिट। इसका भी निकल के 4, तीनों के 4 4 आया। अब बताओ कैसा त्रिभुज होगा? अरे भाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते ही आप बता देंगे। पहले आप ए और बी के बीच की दूरी कौन से फॉर्मूले से? ये रहा,
ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, सब जगह ही लगेगा। अब ये पूरी एक्सरसाइज में अपना खेल दिखाना शुरू कर देगा। पहले आप ए को लीजिए, फिर बी को लीजिए, ए और बी के बीच की दूरी आप लगाइए तो 4 आ गया। फिर आपने बी को लिया, सी को लिया, फिर फॉर्मूला यही लगा दिया, फिर आपका क्या आ गया, फिर 4 आ गया। फिर सी को और ए को लिया, फिर आपका 4 आ गया। तो मतलब कहने का जब तीनों साइड बराबर आ गई तो आप बताओ कैसा त्रिभुज होगा? तो समबाहु ही तो होगा, यानी तीनों साइड बराबर, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप कहेंगे दिए गए बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट देना है, मतलब पहले आप ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, और फिर एक लास्ट में एक स्टेटमेंट देंगे। वो स्टेटमेंट जो तुम्हारी साइडों से निकल कर आएगा ना, जो आपकी साइडें होंगी, उन साइडों से बनने वाला जो स्टेटमेंट होगा वही आपको बता देगा कि दिया हुआ त्रिभुज कैसा होगा। मान लो, अब बताइए, चलो अब बताओ, दो साइड बराबर, एक बराबर नहीं है, दो बराबर एक बराबर नहीं है, तो क्या होगा? तो स्टेटमेंट आपने देखा, पहले ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर सी ए निकाला, तो ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गए, लेकिन सी ए बराबर नहीं है। तो किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो दिए गए बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड बराबर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे भी 3 कर दिया, अब क्या होगा? तो दिए गए बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज कब होगा? मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो, ट्रिपलेट दे रखे हैं, किसी एक साइड का स्क्वायर जो दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो। तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ा 25, 25 बराबर। तो इनसे बनने वाला त्रिभुज जो ना, ये जो बिंदु दे रखे हैं, इनसे बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, ना कि विषमबाहु होगा। क्योंकि हो सकता है विषमबाहु, क्योंकि साइडों पर देख रहे हैं, लेकिन साइडों में ये देखना कि किसी एक साइड का स्क्वायर जो है शेष साइड के स्क्वायर के सम के बराबर तो नहीं है। तो किसी एक साइड का स्क्वायर शेष साइड के सम के स्क्वायर के अगर बराबर होता है, तो दिए गए ट्रिपलेट जो है किसी समकोण त्रिभुज के होते हैं। तो दिए गए बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो बेटा ये तो त्रिभुज पे था। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसी में, जब हमारी इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है तो इसी में हम बात करते हैं आगे भी। एक होता है स्क्वायर का, क्या होता है? स्क्वायर का। अब मैं कह रहा हूं, ये आप एक स्क्वायर बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये 4 फिगर बना दी। तो अगर इसमें ये कह दिया, इसने ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे यहां पे कह दिया ए बी सी डी, तो मैं आपको बताऊं, ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड बराबर हो, जिसकी चारों साइड बराबर हो और उसके विकर्ण भी बराबर हो, डायगोनल्स भी बराबर, ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर। यानी जिसकी चारों साइड बराबर हो और उसके डायगोनल्स भी बराबर हो, तो वो जो चारों बिंदुओं से बनने वाली जो आकृति होगी वो एक वर्ग होगा। क्या होगा बेटा? वो एक वर्ग होगा, ये होगा वर्ग। और समचतुर्भुज, जो रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज कब होगा वो मैं बता रहा हूं। बेटा चारों साइड तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल्स बराबर ना हो, तो वो समचतुर्भुज होगा। ध्यान से रखना, चारों, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, लेकिन ये डायगोनल्स जो ना 1 5 1 6 है, मतलब डायगोनल्स अलग हैं। डायगोनल्स अलग होने से जो है फिर वो वर्ग नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, फिर बन जाएगा वो समचतुर्भुज। आयत कब होता है? जब ये वाली साइड इसके बराबर हो, चलो 10 10 आ गई, ये 5 3 है, ये भी 3 आ गई। अब ये वाला जो विकर्ण है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों जो 6 6 हैं, तो दिए गए बिंदुओं से बनने वाला जो आकृति होगी कैसी होगी? एक आयत होगी, एक रेक्टेंगल होगा। तो ये कंडीशन। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर डायगोनल बराबर नहीं है, 1 5 1 6, तो फिर ये समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, एक्सरसाइज के अंदर ही समझ में आएंगी। अब तो मैंने आपको बेसिकली यह चीज आपको बता दी है, कौन क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल डीप जाकर पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 7.1 जैसी ही लगेगी, फौरन आपकी सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी कौन क्या होगा। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर चारों साइड बराबर है, किसी भी फिगर की चारों साइड बराबर है और उसके डायगोनल्स भी बराबर है, तो फिर वो स्क्वायर होता है। तो फिर आप कहेंगे कि रोम्बस कब होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, जब उसकी चारों साइड बराबर होती है और डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तो जब वो रोम्बस होता है। और अगर पूछने लगे पैरेललोग्राम कब होता है? पैरेललोग्राम जब अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट का मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड, आपको बोर्ड नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये कोने से इस वाले कोने को और इस वाले कोने से इस वाले कोने को डायगोनल्स बोलते हैं, डायगोनल्स भी बराबर है। तो बताओ ये व्हाइट बोर्ड क्या है? तो व्हाइट बोर्ड इज अ रेक्टेंगल। फिर ये एक आयत है, क्या है बेटा? ये आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल। लेकिन अगर इसके डायगोनल्स ये बराबर नहीं है, बाकी ये सब चीज बराबर है, लेकिन डायगोनल्स ये तो 10 है, ये 8 है, तो फिर ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। तो ये दिमाग में बिल्कुल फीड करना कि कब कौन आकृति क्या होगी, कैसे होगी, ये बिल्कुल फाइनलाइज जो है जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तब आपको पता है। इसमें आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहने लगूं ये 4 बिंदु है ए बी सी डी, इनसे बनने वाला जो भी आपकी
चतुर्भुज होगा, इनसे बनने वाला चतुर्भुज कैसा होगा, तो अब आपको बताएंगे इनसे बनने वाले जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो कैसा होगा, आयत होगा या वर्ग होगा या समांतर चतुर्भुज होगा या समचतुर्भुज होगा। तो बातों से नहीं पता लगा सकते, पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला 6 बार लगाना पड़ेगा, पहले ए बी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में, फिर सी और डी के बीच में, फिर डी और ए के बीच में, फिर उनके डायगोनल्स के बीच में, फिर आप दिमाग लगाएंगे, दिमाग को लगाएंगे कि आपने देखा कि ऑल साइड आर इक्वल, चारों साइड तो बराबर है, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, और उसके डायगोनल से वो भी बराबर आ गए, तो आप फौरन आंख बंद करके कह सकते हैं दैट इज अ स्क्वायर। क्या कह सकते हैं बेटा, दैट इज अ स्क्वायर, वो स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने देखा उसकी चारों साइड बराबर है और उसके डायगोनल्स भी बराबर है, तो दैट इज अ स्क्वायर। लेकिन अगर उसकी चारों साइड बराबर है, डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो दैट इज नॉट अ स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर नहीं है, फिर वो रोम्बस है। तो इसलिए जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपकी अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन क्लास को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप अच्छे से जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज अब ये जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी कोऑर्डिनेट की, इसके साथ साथ आप 7.1 को देखना ना भूलें। जब आप 7.1 को देखेंगे तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स इंट्रोडक्शन क्लास में जो भी सम प्रॉब्लम्स है वो मैं आसानी से सोल्व करा सकता हूँ। ठीक है, ओके।